छोटा सा गांव था। नाम था काला बेला। भानगढ़ के खंडहरों से सिर्फ 10 कोस दूर। लोग दिन में भी उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। कहते थे सूरज डूबते ही वहां की हवा में कोई और सांसें घुल जाती है। काला बेला में एक जमींदार रहते थे, ठाकुर हरि सिंह। उनके इकलौते बेटे का नाम था मदन सिंह। उम्र 25 बरस, गोरा चिट्टा, लंबा, तीखी मूछें। गांव की लड़कियां उसकी एक झलक को तरसती थीं, पर मदन सिंह की नजर किसी पर नहीं ठहरती थी। एक शाम वैसाख की पूर्णिमा थी। ठाकुर साहब ने गांव में बड़ा उत्सव रखा। नाच गाना, मिठाइयां, शराब। आधी रात बीतने को थी जब मदन सिंह ने अपने दोस्तों से कहा, चलो भानगढ़ चले, आज पूर्णिमा है। कहा जाता है आज वहां की राजकुमारी का बहुत नाचता है। सब डर गए, पर मदन सिंह हंसे, डरपोक कहीं के, मैं अकेला भी चला जाऊंगा। और चले गए, घोड़े पर सवार, कमर में तलवार, कंधे पर शॉल। पूर्णिमा का चांद इतना उजला था कि रास्ते में पत्तियां तक चांदी की लगती थीं। भानगढ़ पहुंचे तो खंडहरों में सन्नाटा था। टूटे महल, उखड़ी छतें, कहीं कहीं जंगली बेलें दीवारों को निगल रही थीं। मदन सिंह घोड़े से उतरे, तलवार खींची और अंदर घुसे। सबसे पहले नजर पड़ी नाच घर पर। वहां की दीवारें अभी भी रंगीन थीं, कहीं लाल, कहीं नीला। बीच में एक टूटा हुआ झरोखा था। झरोखे के पीछे कोई खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, चांद की रोशनी में चेहरा ऐसा जैसे कोई मूर्तिकार ने संगमरमर तराशा हो। पर आंखें खाली थीं। मदन सिंह रुक गए, दिल जोर से धड़का। पहली बार जीवन में उन्हें किसी के सामने खुद को छोटा लगा। औरत न मुस्कुराई, आवाज आई इतनी मधुर की जैसे कोई घुंघरू बोल रहा हो, आ गए राजकुमार। मदन सिंह ने हंसने की कोशिश की, मैं कोई राजकुमार नहीं, बस एक जमींदार का बेटा। नहीं, उसने कहा, आज तुम राजकुमार हो मेरे महल के। वो झरोखे से उतरी, पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। हवा में तैरती हुई पास आई। उसकी साड़ी में से ठंडक आ रही थी जैसे कोई कुआं खुल गया हो। मदन सिंह पीछे हटे, तलवार उठाई, पर हाथ कांप रहा था। डरते क्यों हो? उसने पूछा। मैं तो सैकड़ों बरस से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम कौन हो? मदन सिंह ने कांपती आवाज में पूछा। मेरा नाम था रत्नावती, भानगढ़ की राजकुमारी। एक तांत्रिक ने मुझे मोहित करने के लिए इत्र में जादू मिलाया था। मैंने इत्र फेंक दिया, बूंदे एक पत्थर पर गिरी। पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक के सिर पर जा लगा। मरते वक्त उसने शाप दिया, ये नगर उजड़ जाएगा और मैं भी कभी मुक्त ना होंगी। रत्नावती पास आई, उसका हाथ मदन सिंह के गाल पर रखा, उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी। पर श्राप में एक छेद था। वह फुसफुसाई, जिस दिन कोई राजकुमार पूर्णिमा की रात मेरे साथ नाचेगा, मैं मुक्त हो जाऊंगी, और वो राजकुमार मेरे साथ हमेशा के लिए। मदन सिंह की सांसें रुक गईं। वो भागना चाहते थे पर पैर नहीं हिले। रत्नावती ने उनका हाथ पकड़ा और खींचा नाच घर के बीचों बीच, और नाच शुरू हुआ। घुंघरू की आवाज कहीं से आ रही थी, पर पैर में घुंघरू नहीं थे। रत्नावती का शरीर हवा में घूमता, बाल लहराते। मदन सिंह को लगा जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। वो नाच रहे थे पर उनकी मर्जी नहीं थी। आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो नाच घर के फर्श पर लेटे थे, तलवार दूर गिरी थी। घोड़ा बाहर खड़ा रो रहा था। मदन सिंह उठे, शरीर में अजीब सी हल्कापन था। घर लौटे। ठाकुर हरि सिंह ने देखा तो चीख पड़े। मदन सिंह के बाल रातों रात सफेद हो गए थे, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ नीले। 3 दिन तक वो बिस्तर पर पड़े रहे, कुछ नहीं बोले। चौथी रात को अचानक उठे, सफेद कुर्ता पहना, घोड़ा लिया और चल पड़े भानगढ़ की ओर। ठाकुर साहब रोते चीखते पीछे दौड़े, पर जब तक पहुंचे मदन सिंह नाचखार में थे, रत्नावती उनके सामने। दोनों नाच रहे थे, पर अब मदन सिंह के पैर भी जमीन को नहीं छू रहे थे।
ठाकुर ने तलवार निकाली, चीखे, छोड़ दो मेरे बेटे को। रत्नावती मुड़ी, उसकी आंखों में अब काजल नहीं, खून था। अब वो मेरा है, हमेशा के लिए। ठाकुर ने तलवार चलाई, पर तलवार हवा को चीरती हुई पार हो गई। दोनों हंसे, हंसी ऐसी कि पूरे खंडहर गूंज उठे। फिर एक जोर की आंधी आई। जब धूल बैठी तो नाच घर खाली था। सिर्फ मदन सिंह का सफेद कुर्ता फर्श पर पड़ा था, उस पर खून के छींटे। उसके बाद काला बेला गांव में हर पूर्णिमा को नाच घर से घुंघरू बजते सुनाई देते। 2 जोड़ी, एक हल्की, एक भारी। और जो भी रात को उस रास्ते से गुजरता, सुबह उसका घोड़ा अकेला लौटता, सवार कभी नहीं। लोग कहते हैं रत्नावती का श्राप टूटा नहीं, बस अब उसके साथ नाचने वाला कोई जिंदा राजकुमार नहीं चाहिए। कोई भी काफी है।